वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अयूब सर क्लासेस पर। आज जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और वह क्वेश्चन होगा मैथ पेडागोजी का। 1 जनवरी 2022 को जो एग्ज़ाम आपसे लिया गया था सीटेट का, वह पेपर होगा। उसी पेपर के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो आप लोग देखिए कि देखिए पेडागोजी में 15 क्वेश्चन मैथ में पूछा जाता है, तो आप चाहे तो 15 में 15 आराम से ला सकते हैं। इसलिए है ना, ज़्यादा आदमी को अगर कहीं समय का दिक्कत होता है तो सबसे पहले आपको पेडागोजी ही बनाना चाहिए मैथ में, उसके बाद फिर मैथ का कैलकुलेशन करना चाहिए। तो देखते हैं पेडागोजी का क्वेश्चंस। और इससे पहले अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों के गणित के शिक्षक है वह निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा है। इनमें कौन सा प्रश्न मुक्त अंत वाला मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। अब सवाल है कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न क्या होता है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न वैसे प्रश्न कहलाते हैं जिसके एक नहीं कई आंसर हो सकते हैं, वैसे जो कि खुला विचार की स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए हमें बाध्य करता है। वैसे क्वेश्चन को मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं हम लोग। तो वह सोच रहा है कि 4 प्रश्न देखिए दिया है, इनमें से कौन जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है आपको देखना है। यदि 2 संख्याओं के योग 15 है और उनमें से एक संख्या 7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ये तो ओपन एंडेड नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, कट गया है ना। इसको तो एक दिया हुआ है, दूसरा निकल जाएगा। एक यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिता की आयु उसकी माँ आयु से 5 गुना है तो पिताजी की आयु कितनी होगी। तो ये भी कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। इसका भी 2 या 4 से आंसर नहीं होगा, कोई एक ही आंसर होगा। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है। इसका कई सारे हो सकता है। आगे देख लेते हैं। हालांकि 17 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 23 हो, ये तो बस एक ही बार आंसर निकल जाएगा। तो निश्चित रूप से नंबर 3 जो 2 संख्याओं के योग 17 है तो वह कई संख्याएं हो सकती है ना। 17 जोड़ करके 17, 16 और 1 भी हो सकता है, और भी कई सारे 12 और 5 भी हो सकता है। तो कितने भी संख्या ऐसे हो सकते हैं जिसका योग जो है 17 हो सकते हैं। इसलिए यही क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए एक अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया। कौन सा पहेली का उपयोग किया, देखिए। मैं 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। मैं क्या हूं, 5 दहाई से छोटा हूं। 5 दहाई मतलब 50 से छोटा हूं और 4 इकाई से क्या हूं, बड़ा। अच्छा, 5 दहाई और 4 इकाई से छोटा हूं। 5 दहाई से भी और 4 इकाई से भी छोटा हूं। तो यह जो प्रश्न है यह पहेली का कहने का क्या उद्देश्य है, यह पूछ रहा है आपसे। सिंपल साधारण क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कि क्या होगा, आपसे पूछ रहा है इस पहेली का क्या उद्देश्य होगा। तो योगात्मक मूल्यांकन करना होगा क्या, नहीं, यह योगात्मक का कोई बात नहीं है। इसमें कक्षा की एक रास्ता को भंग करना होगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि एक रास्ता मतलब बच्चा ऊब गया है इसीलिए ऐसा पहेली डाल रहे हैं। स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न होगा, या फिर आगे आपका जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। आधार 10, आधार क्या है, आधार 10 और बेस 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करना होगा। ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमको लग रहा है कि जो दहाई वाला बात हो रहा है, इकाई वाला बात हो रहा है, तो यहाँ स्थानीय मान की संकल्पना को प्रबलित करने के लिए, अच्छा से बताने के लिए जो है आधार 10 यानी दहाई को बेस बना के इसको समझाने की कोशिश हो रही है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का उद्देश्य है। आकृतियां पढ़ाने का, शेप पढ़ाने का क्या उद्देश्य होगा। दृश्यीकरण कौशल को विकसित करना, बिल्कुल सही है कि दृश्यीकरण कौशल को, देखने की विजुअलाइजेशन स्किल्स को क्या करेंगे, विकसित करेंगे। इसलिए विभिन्न तरह की आकृतियां को हम पढ़ाते हैं। ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करने के लिए, ऐसा नहीं है नाम को सिर्फ रटने के लिए नहीं पढ़ाते हैं। दिक् स्थान संबंधी तर्क कौशल में वृद्धि करने के लिए, बिल्कुल सही है। जो स्थान संबंधी जो तर्क कौशल होगा, अलग अलग स्थान का अलग अलग जगह पर ले जाके हम शेप जो दिखाते हैं उस संबंधी कौशल को वृद्धि करने के लिए। तो ए और सी बिल्कुल सही होगा, इसलिए नंबर 2 ही आपका सही आंसर निकल के सामने आ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे आपका क्वेश्चन है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है। तो जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकता है आंखों से, उसको गणित शिक्षण के अधिगम के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। जियो बोर्ड का, बिल्कुल जियो बोर्ड का उपयोग करके बच्चों को शेप टच करा के हम समझा सकते हैं।
जियो जेब्रा, ये तो कोई बात ही नहीं है, इसको काट दीजिए। गिनतारा अबेकस, बिल्कुल सही, गिनतारा अबेकस जो इस तरह का होता है, अलग अलग तरह के इस तरह का अबेकस गिनतारा होता है, उसको टच करके गिनती सीख सकता है जो दृष्टिबाधित बच्चा है, तो ये भी हो जाएगा। ग्राफिक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तो तब चलना आएगा ना जब वो देखेगा उसमें, तो ये कट गया। तो आपको ए और सी बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही और राइट आपका आंसर निकल के चला आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन देखिए, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करती है, यह प्रतिबिंबित करता है, यह क्या दिखाता है। तो सीबीएसई ने क्षेत्र भ्रमण की अनुशंसा की है, अतः यह आवश्यक है, ऐसा नहीं है। एक नित्यक्रम गणित की कक्षा से अच्छा विराम प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा है कि एक विराम देने के लिए हम उसको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएंगे, ये भी बात सही नहीं है। आकृतियां किसी भी वस्तु शिल्प का अनिवार्य भाग है और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि इस तरह के भ्रमण से हम बाहर की चीजों से जोड़ करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इसलिए क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है। तो आंसर आपको 3 नंबर मिल गया, यही 3 नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है। रीना और सामा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग पड़ा हुआ है। बहुत सारे मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है, अलग अलग बैग है और सब में चिपका हुआ है उसका दाम, है ना। तो क्या आप मूल्य पर्चियों का या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं, या आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। तो देखते हैं कि दिए गए संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। अब इस सहायता कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, किस सोच के साथ, तो वही आपसे पूछा गया है। प्रश्न का उपयोग केवल आरोही अवरोही कह दिया, केवल वाला तो काट ही दीजिए। शिक्षक प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना में पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन छटाई संकल्पना के परिचय के लिए कर सकता है। एक गणित का प्रश्न, ये गणित का प्रश्न नहीं है क्योंकि ये तो सवाल ही नहीं है। शिक्षकों के सामने संदर्भ लाने से बचना चाहिए, निकलेगा 1 नंबर। 2 नंबर बिल्कुल सही आ गया, आपका आंसर निकल के चला गया। इसी तरह से जो गलत है उसको छाड़ दीजिए, अपने आप सही उत्तर की तरफ आप पहुंच जाइएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है। कौन करता है? निरूपित कर। तो कौन सा निरूपित करता है जी? छात्र सूत्रों का स्मरण कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। स्मरण करना, याद करना, है ना, ये सब जो गलत होता है ना, रटना, ये सब काट दीजिएगा। केवल वाला पहले भी काट दीजिए। तो इस तरह से आप 2 को तो काट ही दिए। छात्र पाठ पुस्तक में हल किए गए उदाहरणों की नकल कर रहा है, इस तरह का भी ऑप्शन आप काट दीजिए। और निश्चित रूप से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही निकल गया कि छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं। इससे अच्छा ऑप्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन बड़ा जवाब है कि गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यानात्मक अभिलेख अर्थात रिकॉर्ड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। या उपाख्यानात्मक अभिलेख या रिकॉर्ड जो होता है वह उसके बारे में पूछा है, कौन सा कथन सही है। यह बच्चों के द्वारा दी गई परियोजनाओं और क्षेत्र कार्य को सम्मिलित करता है, ऐसा नहीं है। यह बच्चे द्वारा दिए गए कार्य की गुणवत्ता उल्लेखनीय मापदंड जांचता और उसे अंकित करता है, यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एक विशेष कौशल या प्रक्रिया के होने या न होने का अंकित करता है, यह भी उतना इंपॉर्टेंट वह विश्लेषण नहीं कर रहा है। लेकिन नंबर 4 बिल्कुल देखने से ही पता चलता है कि बहुत बड़ा विश्लेषण है, तो यही सही होगा। दिन प्रतिदिन के आधार पर यह बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है। जो दिन प्रतिदिन बच्चा क्या क्या कर रहा है उसको लिखित रूप में एनेक्डोटल रिपोर्ट के अंतर्गत, रेटिंग के रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख का रिकॉर्ड रखता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कक्षा 3 के अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया। वह जो है गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों के उपयोग में ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, आगे तो पढ़ना ही नहीं है, सही हो गया आपका आंसर। चलिए आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बच्ची गेंदों की गणना
एक एक गेंद पर उंगली रख करके क्रम से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रहा है। एक एक करके वह इस तरह से गेंद पर हुआ बोलता है 1 2 और इसको 3 बोलता है। इस तरह से गणना कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की है। इस बच्ची में पूर्व संख्या की अवधारणा को अभी और मजबूत करना है। क्या करना है जी? तो एक एक संगतता, एकीकी संगतिकरण, इसे एक कहते हैं। यह मिलकर के 2 हो गया, ये 3 हो गया। एक एक संगतता का ही संकल्पना उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो बिल्कुल 1 नंबर ही सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गणित में जो भ्रांतियां को दूर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दूर जी? बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों में व्यस्त रख करके नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही तरह के प्रश्नों को बनाकर उनको कई बार दोहराकर, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे प्रश्नों के अभ्यास और ड्रिल से कलन विधि का दोबारा प्रदर्शन करके, ये नहीं होगा। तो पक्का यही 3 नंबर होगा कि अभ्यास, गणित में अभ्यास की बहुत ज्यादा महत्वता होती है। आगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन गणित में अभ्यास की बहुत ज्यादा महत्वता होती है और ड्रिल की बार बार रोटेशन करने की आवश्यकता होती है। तब भ्रांतियां बच्चों में दूर हो जाती है। तो ये नंबर सही हो जाएगा आपका, ये 3 नंबर। अब अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए कि ये पूछा है, सुमी रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सृजन करने के लिए कहती है। ये 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3, 10/2 है ना। तो इस तरह का दिया है। सुमी रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। मिश्रित प्रकार की समस्या देकर वो अपने विद्यार्थियों को समस्या समाधान कौशल का प्रशिक्षण कर रही है। ये तो सही लग रहा है जी, बिल्कुल सही लग रहा है। विद्यार्थियों को भाषा निपुणता, ये तो कट गया। विद्यार्थी गणितीय कथनों समस्या समाधान कौशल विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है। विद्यार्थियों को कुछ कार्य देकर वो अपनी कक्षा में अनुशासन कायम, ये तो कट ही जाएगा। तो ये भी मिश्रित प्रकार की समस्या है, ये तो यही होगा। तो ये भी कट गया और ये आपका आंसर निकल के चला आया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों का सूचक है। एक गणित का जो है ना होता है नेरो ऑब्जेक्टिव, एक होता है हाई ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यानी कि उच्च उद्देश्य क्या होता है, वह पूछा है। गणित शिक्षण को रोजगार योग्य ऐसे वयस्कों का निर्माण करना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास में अपना योगदान दे सके। यह बात सही है, लेकिन उच्च शिक्षण से इसका कोई लेना देना नहीं है। गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे कि अमूर्त चिंतन, बिल्कुल बिल्कुल सही लग रहा है। ये तर्क संगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल उच्च उद्देश्य होता है गणित शिक्षण का। बच्चों गणित के जीवन की विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान मनोवृत्ति, ये भी बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया। तो बी और सी आपका तो यहां तक सही हो गया। गणित शिक्षा तर्क, तथ्यपूर्ण ज्ञान और कार्य विधि का धारा प्रभाव केंद्रित नहीं, बिल्कुल ये गलत हो गया। तो आपका बी और सी बिल्कुल सही होगा, यानी नंबर 2 ही आपका सही निकल के आ गया। जो नंबर 2 है यही आपका सही और सटीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल, जो व्यवहारिक सवाल होते हैं ना, उसे इबारती सवाल कहते हैं। तो इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे, है ना, कि सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए हैं। तो जो इबारती सवाल है उसका एक क्रम है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कौन सा क्रम सही होगा। तो पूछे गए कार्य को समझना, हाँ ठीक है। समस्या को पढ़ने में सक्षम होना, पहले तो यह है कि समस्या को पढ़ने में आप सक्षम होइए, बी तो पहला ही हो जाएगा। तब पूछे गए कार्य को समझिए, हाँ ये होगा। तो बी और ए, देखिए कहाँ बी और ए है, पहले वही होगा। तो बी और ए आपका यहां भी है और यहां भी बी और ए, बी और डी, तो ये हो गया आपका। तो बी और ए होगा। उसके बाद ये क्या हो गया जी? तो ये आपका सही और सटीक आंसर निकल गया, बी ए और डी। ये वाला क्वेश्चन जो होगा, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ रहे हैं, बस हमको सही कॉन्सेप्ट चाहिए। बी और डी सी ई जो 4 नंबर है ये आपका सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है। गणित के कार्यशाला गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये तो है। शिक्षणाधिगम साधनों विकसित करना, ये भी है। अपने और दूसरे विद्यालय गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप नहीं है, और यही आंसर हो गया। बाकी ये भी है। तो आगे आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो यही था, देख लेते हैं इसको एक बार और। आप लोग कहिएगा कि सर जल्दी जल्दी कराते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। हमको थोड़ा सा टाइम के लेकर के प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम आपके लिए क्वेश्चन तो ला रहे हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहिएगा तो निश्चित रूप से आपको नंबर लाने से कोई नहीं काट सकता है। तो न्यूमैन के अनुसार जो इबारती समस्या है, शब्द समस्या को हल करने में सक्षम 5 स्तरों को पूरा करना है। तो इसमें यादृच्छिक रूप से लिखे गए हैं, इनमें आपको सजाना है। तो पहले तो होगा समस्या को पढ़ने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही। उसके बाद पूछे गए कार्य को समझना, बिल्कुल सही।
उसके बाद है कि आवश्यक गणितीय संक्रियाओं को करना, ठीक है, या गणित के अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, या उत्तर अर्थपूर्ण रचना प्रदर्शित करना। इसमें तो ये तो गणितीय मांग के अनुसार समस्या अनुवाद करनी, ये तो बात की बात हो गया। तो पहले होगा बी, फिर ए, फिर क्या होगा जी, संक्रिया करने की व्यवस्था होगा, तो बी ए सी, तो बी ए सी, तो ये बी ए सी तो एक ही नंबर में, तो बिल्कुल यही सही होगा आपका जवाब। वो 4 नंबर दे दिए तो गलत हो गया। चलिए यह सही हो गया आपका, और इसी तरह से आप क्वेश्चन बनाते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, दुआ है आपके साथ कि आप जरूर निश्चित रूप से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छे मार्क्स लाइएगा सीटेट में। इसी तरह अगर मेहनत करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।